सिक्किम, जहां पहाड़ मिलते हैं आसमान से। आज हम आपको ले चलेंगे दार्जिलिंग के टी गार्डन से सिक्किम के लैंडस्केप की ओर और देखेंगे यहाँ का रिच कल्चर, डिलीशियस फूड और ढूंढेंगे यहाँ के हिडन जेम्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सिक्किम के इस सफर की शुरुआत हुई हमारी दिल्ली एयरपोर्ट से बागडोगरा एयरपोर्ट तक। बागडोगरा एयरपोर्ट पर हमारे टूर प्लानर की कार हमें टाइम पे लेने आ गई और एयरपोर्ट से हम निकल पड़े दार्जिलिंग की ओर। इस सफर में लगभग 4 से 5 घंटे लगे और हमने शाम के 4 बजे होटल चेक इन किया और अब हम तैयार हैं दार्जिलिंग की ब्यूटी को करीब से देखने के लिए। होटल पहुंचने के बाद हमारा प्लान था यहाँ से मॉल रोड जाने का, पर वेदर इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि बारिश थम जाए और फिर हम आपको दिखाते हैं यहाँ का मॉल रोड। मौसम के ठीक होते ही हम निकल पड़े दार्जिलिंग के मॉल रोड पर। ये मॉल रोड हमारे होटल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सी चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे फेमस अगर आप पूछें तो एक बेकरी है जिसका नाम है ग्लैनरीज बेकरी, जो लगभग 100 से भी ज़्यादा साल से पुरानी बेकरी है। इसके सिवा अगर आप पूछें कि खाने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है तो आप कैवेंटर्स जा सकते हैं, जहाँ पर बेस्ट सॉसेजेस मिलते हैं। और अगर आप मेरी तरह डम्पलिंग्स के शौकीन हैं तो आप नॉरियान तिब्बतन किचन जा सकते हैं, जहाँ पे बेस्ट मोमोज मिलते हैं। तो इस तरह हमने दार्जिलिंग में अपना डे 1 कंप्लीट किया और हम एक्साइटेड थे डे 2 के लिए, क्योंकि असली एडवेंचर तो अब स्टार्ट होने वाला था। So this is day 2 in दार्जिलिंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और हम निकल पड़े हैं टाइगर हिल की ओर, वहाँ का सनराइज देखने। टाइगर हिल का सनराइज देखने के लिए आपको सुबह 3 बजे निकलना होगा, क्योंकि 5 से 5:45 के बीच में यहाँ सनराइज हो जाता है। कुछ समय भीड़ में अपनी जगह बनाने के बाद हमने देखा आज का सबसे खूबसूरत नज़ारा। टाइगर हिल देखने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले साइट सीन की ओर। दिस इज डे 2 इन दार्जिलिंग और हम निकल पड़े अपने साइट सीन के लिए और हमारा पहला साइट सीन है जापानीज टेम्पल। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्थित ये जापानीज टेम्पल एक स्पिरिचुअल हेवन है। 1916 में जापानीज भिक्खु काइतो ओका ने इसे बनवाया था, जो भगवान बुद्ध को समर्पित था। यहाँ का सरीन एम्बियंस और पीसफुल वाइब्स आपको मेस्मराइज्ड कर देंगे। और जापानीज टेम्पल के बगल में ही लोकेटेड है पीस पगोड़ा। ये एक स्टनिंग आर्किटेक्चर है जिसकी ट्रैंक्विल सराउंडिंग आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। जापानीज टेम्पल घूमने के बाद हम निकल पड़े घूम मोनेस्ट्री के लिए। घूम मोनेस्ट्री, जिसे यीगा चोइलिंग मोनेस्ट्री भी कहा जाता है, एक एंशिएंट तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जिसकी स्थापना 1850 में की गई थी। इस मोनेस्ट्री में आपको कई रेयर बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स और तिब्बतन आर्ट के अद्भुत नमूने देखने को मिलेंगे। घूम मोनेस्ट्री को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े बतासिया लूप के लिए। बतासिया लूप दार्जिलिंग से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और इसकी एंट्री फीस केवल 50 रुपए है। इसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। बतासिया लूप में आपको एक वॉर मेमोरियल भी देखने को मिलेगा, जो भारतीय सेना के शहीदों को समर्पित है। और यहाँ की सबसे खास बात तो ये है कि दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन यहीं से गुजर कर जाता है। बतासिया लूप के बाद हम पहुंचे दार्जिलिंग के टी गार्डन में। दार्जिलिंग की चाय वर्ल्ड वाइड फेमस होती है। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो दार्जिलिंग के चाय की खास बात ये है कि ये यहाँ की पहाड़ियों के ढलानों पर कल्टीवेटेड की जाती है, जो इसे इसके एक यूनिक फ्लेवर और अरोमा देने का काम करती है।
तो हम हैं अभी दार्जिलिंग के टी गार्डन में और यहाँ जनता पागल हो चुकी है फ़ोटो क्लिक करा के, क्योंकि हाल फिलहाल में ही फॉग घटा है। फॉग के घटने के बाद आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लियर और ये टी गार्डन कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हमने दार्जिलिंग में एक अमेजिंग दिन बिताया पूरे फन और एडवेंचर के साथ। साइट सीन से निकलकर हम डायरेक्टली काठमांडू किचन पहुंचे, जहां हमने अपनी लास्ट मील एंजॉय की। वहां का ट्रेडिशनल फूड रियली बेहतरीन था और अगले ही दिन हम रवाना हो गए गैंगटॉक के लिए। दार्जिलिंग से 3 से 4 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली हमने होटल चेक इन किया। आज हम गैंगटॉक में सिर्फ और सिर्फ यहाँ का फेमस एमजी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और आराम करेंगे। गैंगटॉक का एमजी मार्केट बहुत ही लाइवली जगह है। यहाँ पर आप लोकल कल्चर का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और फ्रेंडली सिक्किमीज लोगों से मिल भी सकते हैं। एमजी मार्केट इवनिंग में और भी लाइवली हो जाता है जब स्ट्रीट्स लाइट अप होती है और एटमॉस्फेयर में म्यूजिक और लाफ्टर का तड़का लगता है। सिक्किम में आज हम पहुंचे हैं नाथुला पास, जो कि एक बहुत ही सीनिक लोकेशन है। नाथुला पास इंडो चाइना बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर इंडियन आर्मी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको पासपोर्ट के साथ और भी कई आईडी प्रूफ्स की ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि ये एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है तो द कॉस्ट ऑफ विजिटिंग नाथुला पास कैन वेरी, बट टिपिकली इट्स अराउंड 4000 रुपीज़। नाथुला पास बेशक ही बहुत खूबसूरत जगह है, पर हमारी किस्मत ही सही नहीं थी, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें बर्फ़ नहीं मिली और ये जगह उस दिन ओवर क्राउडेड थी, जिस कारण हम इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। सो दिस इज डे 4 इन सिक्किम और हम हैं अभी नाथुला पास में। नाथुला पास आके हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कंप्लीट हो नहीं पाई, क्योंकि यहाँ बर्फ़ के नाम पे सिर्फ हमें क्राउड मिली है और कुछ नहीं। लेकिन यही खूबी है सिक्किम की कि हम यहाँ आके यहाँ का मौसम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कल तक यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही थी और आज हम देखेंगे यहाँ बर्फ़ के नाम पे कुछ नहीं है। अगर आप बोलेंगे यहाँ पे बर्फ़ कितनी है तो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। ये रही बर्फ़ और यहाँ की क्राउड इसी में ही खुश है। तो सिक्किम आने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ का वेदर प्रिडिक्ट कर पाएँ तो ये ज़ीरो प्रिडिक्शन होगी आपकी। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बर्फ तो मिली नहीं, हम अपना छोटा सा दिल लेकर चाइना के झंडे को बाय बाय बोलकर निकल पड़े अपने नेक्स्ट साइट सीन के लिए। बाबा हरभजन सिंह मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो लेजेंडरी सोल्जर की ब्रेवरी और सैक्रिफाइस का प्रतीक है। बाबा हरभजन सिंह अक्टूबर 1968 में नाथुला पास के पास एक ब्रूक में शहीद हो गए थे। उनकी बॉडी ना मिलने की वजह से उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, लेकिन माना जाता है कि वो अपने एक फौजी दोस्त के सपने में आए और अपने डेड बॉडी का ठिकाना बताया और एग्जैक्ट उसी जगह उनकी डेड बॉडी मिली। इसके बाद माना जाता है कि मरने के बाद भी वो सेना के लिए काम करते रहे। उनकी सैलरी भी उनके घर पर हर महीने भिजवाई जाती थी और साथ ही साथ उनका प्रमोशन भी होता था। छुट्टियों के समय उनकी टिकट भी बुक होती थी और उनके सामान के साथ उन्हें घर भी भेजा जाता था। आज से कुछ साल पहले ही बाबा जी को प्रॉपर रिटायरमेंट भी दी गई है। उनका सामान, उनका कमरा आज भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। और आज के दिन के लास्ट साइट सीन के लिए हम निकल पड़े चांगू लेक की तरफ। ये खूबसूरत और शानदार लेक गैंगटॉक से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला दिन शुरू होते ही हम निकल पड़े नज़ारों का मजा लेते हुए बंजाकरी वाटरफॉल के लिए। अगर आपका भी सिक्किम आने का प्लान है तो बंजाकरी वाटरफॉल्स को अपनी लिस्ट में ऐड करना ना भूलें। बंजाकरी वाटरफॉल्स हमारे सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत था। इसकी सुंदरता की कुछ क्लिप्स अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी।
पंजाकरी वाटरफॉल्स के बाद हम पहुंचे डोड्रो चोल्टन, एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट स्तूपा की ओर। ये स्तूपा 1945 में गुरु तुलस्ट्रिक रिनपोचे द्वारा निर्मित किया गया था। ये स्तूपा अपने 108 प्रेयर व्हील्स के लिए भी प्रसिद्ध है और सिक्किम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चोल्टन में से एक माना जाता है। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, एक प्रसिद्ध संस्थान देखने को मिलेगी। ये एक ऐसी संस्थान है जो तिब्बतन संस्कृति, कला, आध्यात्मिकता के अध्ययन के लिए समर्पित है। इसके बाद हम निकल पड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जहां से हमने कुछ शॉपिंग की। फिर हम निकल पड़े पंजाकरी वाटरफॉल्स के लिए। पंजाकरी वाटरफॉल्स के बाद हमने विजिट किया गोंजांग मोनेस्ट्री। यहाँ पर मोंग स्टूडेंट्स को तिब्बतन भाषा और इंग्लिश के साथ साथ मोनेस्टिक एजुकेशन दी जाती है। मोनेस्ट्री अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े ताशी व्यू पॉइंट के लिए। ताशी व्यू पॉइंट से आपको कंचनजंगा की चोटी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये गैंगटॉक का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। ताशी व्यू पॉइंट का खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हम निकल पड़े फ्लावर गार्डन की ओर।